हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करेंट्स। यानी कि अगर हम दो पैरेलल करेंट्स को और वी कैन से दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स को रखते हैं एक दूसरे के पैरेलली, तो वो एक दूसरे पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे और वी कैन से दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएगी वो हमें फाइंड करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर टू पैरेलल करेंट्स हैं। एक पे हमारा करंट है I1 और एक पे है हमारा I2। अब करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट कैरिंग वायर से यानी कि दोनों क्या करेंगे, एक में कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। तो I1 जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो I2 के ऊपर यानी कि इस एरिया में क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। क्योंकि खुद की मैग्नेटिक फील्ड खुद के ऊपर तो फोर्स लगा नहीं सकती, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो कहाँ जाएगी, I1 की इस B1 पर फोर्स I2 पर फोर्स लगाएगी। इसलिए हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लिखेंगे और I2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो I1 पर फोर्स लगाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं B2 मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो वी हैव राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट की डायरेक्शन में हम थंब को रखेंगे और फिंगर्स को मूव करेंगे तो हमारी यहाँ पर डायरेक्शन आती है इनवर्ड। सेम हियर, अगर हम करंट की डायरेक्शन में थंब को रखते हैं तो हमारी फिंगर्स को कर्व करने पर आ रहा है डायरेक्शन आउटवर्ड। यहाँ तक बात क्लियर है। दोनों जो हमारे करेंट्स है उनके बीच की डिस्टेंस है R और हमारा जो I1 करंट है या फिर हम कह सकते हैं जो कंडक्टर है हमारा, इस पर जो फोर्स लगेगा उसे हम नाम दे देते हैं F1 और I2 पर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा हमारा F2। अब फोर्स की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो वो कैसे फाइंड करेंगे, वी हैव right hand thumb rule to find the direction of magnetic field, but what about the direction of force? So we have left hand Fleming left hand rule। यहाँ पर ये हमारा लेफ्ट हैंड है। थंब हमारा फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये फिंगर हमारी फील्ड को रिप्रेजेंट करती है और मिडिल फिंगर हमारी करंट को रिप्रेजेंट करती है। तीनों को इस तरह से हमें परपेंडिकुलरली रखना है, फोर्स फील्ड करंट। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमें फोर्स की डायरेक्शन तो फाइंड करनी है, तो फील्ड और करंट की डायरेक्शन की हेल्प से हम फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करेंगे। फील्ड हमारी यहाँ पर देख सकते हैं I1 पर आउटवर्ड है, तो फील्ड यानी कि ये वाली फिंगर हम आउटवर्ड रखेंगे। अब हमें क्या करना है, इस हैंड को इसी पोजीशन में रखना है। एक डायरेक्शन सेट होने के बाद इस हैंड को हमें दूसरी डायरेक्शन में ऐसे टर्न नहीं करना है। अगर डायरेक्शन चेंज करनी है तो हैंड को मूव करेंगे। और करंट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स फील्ड हो गया, करंट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स कहाँ लगेगा, ये तो फील्ड है ये करंट है, तो फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि ये इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। I2 की अगर हम बात करें तो हमारा फील्ड है इनवर्ड है, करंट ऊपर है, तो हमारा फोर्स क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये अमाउंट ऑफ फोर्स ही तो हमें कैलकुलेट करना है। तो फोर्स का एक फॉर्मूला हमारे पास होता है। अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है, I/L/B sin थीटा। अब फॉर्मूले को देखकर हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर लेंथ इज इम्पोर्टेंट और हमारे पास यहाँ पर जो वायर है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के वायर हैं। अगर लेंथ हमें कंफर्म पता नहीं होगी तो हम फोर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि 1 मीटर लेंथ पर लगने वाला फोर्स हम फाइंड करेंगे। यानी कि अगर लेंथ को हम 1 मीटर ले लेते हैं तो फोर्स हमें मिल जाएगा I/B sin थीटा, विच इज़ वेरी इजी फॉर द कैलकुलेशन, ताकि हमें लेंथ को इनफाइनाइटली यहाँ पर लॉन्ग ना रखना पड़े। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस, ये तो हमें फोर्स मिल गया। अब हमें क्या करना है, करंट हमारे पास है, साइन थीटा भी हमें मिल जाएगा, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड किसी वायर के लिए फाइंड कर रहे हैं, यानी कि अगर कोई वायर है
करंट कैरिंग वायर, तो उसके अराउंड वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr। अब इस फॉर्मूले में हम b की वैल्यू पुट करेंगे और फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले f1 हम फाइंड करते हैं, तो I1 इंटू में ये जो b होगा ये हमारा b1 होगा या b2 होगा, सोच कर बताइएगा इस कमेंट में। ये हमारा b2 होगा क्योंकि फोर्स जो लग रहा है वो b2 की वजह से लग रहा है, तो b2 क्या हो जाएगा म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2πr हो जाएगा ना गाइस, इंटू साइन थीटा कितना होगा, करंट और फील्ड के बीच में, फील्ड हमारे आउटवर्ड है करंट ऊपर है तो 90 डिग्री हमारा एंगल बन जाएगा। F1 हमें मिलेगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πr, साइन 90 तो 1 हो जाएगा। F2 की अगर हम बात करें तो सेम I2 मल्टीप्लाइड बाई B1 यानी कि म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2πr और साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा साइन 90 डिग्री हो जाएगा। तो F2 भी हमें सेम यहाँ पर मिलेगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πr। अब हमें क्या दिख रहा है कि हमारा जो F1 है, F1 क्या है म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πr, वो F2 के इक्वल आ रहा है यानी कि म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πr। यानी कि साफ बात है कि F1 और F2 इक्वल है। जो करंट है, दोनों करंट कैरिंग वायर है, उनके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, सेम लग रहा है 1 मीटर लेंथ के अक्रॉस। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। एक और बात यहाँ पर मेन बात आपको बता दूं कि जो पैरेलल करंट्स होते हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में, पैरेलल करंट्स क्या करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं, लेकिन यहाँ पर पैरेलली अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर वहीं हम बात करें एंटी पैरेलल और वी कैन से अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट है, अगर I2 की डायरेक्शन ऐसे हो जाए तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। छोटा सा डेफिनेशन और बच गया हमारा 1 एम्पियर का। 1 एम्पियर का, अब आप कह रहे हो कि 1 एम्पियर का डेफिनेशन यहाँ पर बीच में कैसे आ गया, यहाँ इसी से रिलेटेड है, इसीलिए इस टॉपिक को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं हम। यहाँ तक बात देखिएगा। 1 एम्पियर अगर हमारा ऐसी कंडीशन है हमारे पास, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, F1 F2 आप लिख लीजिएगा। इफ I1 इज इक्वल टू I2 1 एम्पियर, अगर हमारे पास जो फर्स्ट और सेकंड करंट है दोनों सेम अमाउंट के है और सेम अमाउंट कितना है 1 एम्पियर है, और अगर हमारे दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस R क्या है 1 मीटर है, तो हमारा 1 एम्पियर की डेफिनेशन बने। ये भी गाइस रुको, तो फोर्स क्या होता है IB साइन थीटा होता है ना गाइस। तो हाँ फोर्स ये वाला लेंगे ना गाइस हम। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 होती है, इंटू में I1 इंटू I2 1 इंटू 1, 2 पाई इंटू डिस्टेंस भी क्या है 1 है, 2 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो F यहाँ पर हमें मिलता है 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन। ये एक हमारी फोर्स की ऐसी वैल्यू है जो कि किस कंडीशन में आती है, अगर हमारे पास I1 I2 दोनों इक्वल है, दोनों की वैल्यू क्या है 1 एम्पियर है और दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, तो हमारा जो फोर्स होता है वो 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन होता है। तो यहाँ से 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी हम बना सकते हैं। 1 एम्पियर वो करंट है, 1 एम्पियर वो करंट है जो अगर हम दोनों वायर में फ्लो कराते हैं, यानी कि दोनों वायर में अगर 1 एम्पियर करंट है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस भी क्या है 1 मीटर है, तो दोनों के ऊपर फोर्स लगेगा 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।